हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एजुकेटर श्याम सिंह चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमने पार्ट 1 बिहार के बारे में हमने आपको बताया था, आप लोग का फीडबैक भी अच्छा रहा है। और वो देखते हुए हमने आज कह सकते हैं बिहार जीके का हमने दूसरा पार्ट आज पढ़ाने का कोशिश किया है। तो आप फिर से एक बार मेरे वीडियो को ज़रूर अच्छा लगा हो तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। और चलिए हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर हम कुछ मोटिवेशनल कह सकते हैं लाइन आपको सुनाना चाहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलती कुछ भी नहीं ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में हमने बता दिया था सबसे पहला चीज़ कि बिहार का गठन, की बिहार बना कैसे, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था, कब, 16 अक्टूबर 1905 को। तो बंगाल के विभाजन के बाद जब बंगाल के विभाजन को रद्द करने की घोषणा हो रही थी, यानी वो हमने कहा था कि इसके लिए कौन सा वर्ष था, 1911 का हमने कहा था। कौन सा आयोजन, तो हमने कहा था कौन सा, दिल्ली दरबार का आयोजन चल रहा था। कौन सा दरबार, दिल्ली दरबार के आयोजन चल रहे थे। जिस दिल्ली दरबार के आयोजन में ब्रिटेन के राजा जो कौन आए थे, आप बोलेंगे जॉर्ज पंचम। जिस जॉर्ज पंचम ने इसी समय क्या किया था, आप बोलेंगे बंगाल के विभाजन, क्या बोलेंगे, बंगाल विभाजन के रद्द की घोषणा की थी। क्या की थी, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। क्योंकि हमने बताया कि जो बंगाल का विभाजन है वो हुआ कब था, तो आप बोलेंगे 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। यानी इस समय आपके देश के गवर्नर जनरल का नाम क्या था, आप बोलेंगे लॉर्ड कर्जन था। तो बंगाल कह सकते विभाजन हुआ यहाँ था, लेकिन बंगाल के विभाजन होने का विरोध आपके देश के हर जगहों पे, खास के आप कह सकते बंगाल, बिहार, ठीक है, फिर आप कह सकते पंजाब, ये सभी हिस्सों में, खास के नॉर्थ जो इंडिया है यहाँ पे अच्छे खासे हो रहे थे। और अंत में खास के बंगाल के विरोध को देखते हुए और अंततः जॉर्ज पंचम को कह सकते भारत आना पड़ा था। जिस वक्त कह सकते हार्डिंग सेकंड आपके देश के क्या थे, आप बोलेंगे वायसराय थे। अगर पूछे कि दिल्ली दरबार के समय आपके देश का, आपसे पूछेगा क्या कि वायसराय जो कौन था, आप बोलेंगे उस समय वायसराय कौन था, आप बोलेंगे लॉर्ड हार्डिंग, क्या बोलेंगे, सेकंड, क्या बोलेंगे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, जो उस समय आपके देश के वायसराय थे। तो यहाँ पे कैसे फैसला लिया गया, जो आप कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। और इसी समय जॉर्ज पंचम ने घोषणा किया था 12 दिसंबर 1911 को, कि क्या घोषणा किया था कि बंगाल जो क्षेत्र है, इस बंगाल से किसको अलग किया जाए, आप बोलेंगे इस बंगाल से बिहार राज्य को अलग किया जाए। यानी जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार के समय बोलेंगे 12 दिसंबर 1911 को यह कह दिया कि जो बंगाल है, इस बंगाल के विभाजन को हम रद्द तो कर रहे हैं, लेकिन हम यह भी साथ साथ कह रहे हैं कि बंगाल के हिस्सों से क्या होगा, अब ये बिहार अलग होगा। और ये इन्होंने कब कहा था, आप बोलेंगे 12 दिसंबर 1911 को। और इसी के बाद हमने कहा कि आगे चल के, यानी कब, तो आप कह सकते 22 मार्च, क्या बोलेंगे 22 मार्च कौन सा, तो आप बोलेंगे 1912 को किस राज्य का गठन हो गया, आप बोलेंगे बिहार राज्य का गठन हो गया। यानी 22 मार्च को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, आप बोलेंगे बिहार दिवस मनाते हैं। और आपको यह भी पता है कि अभी अभी 12 जो आपके आने वाले तारीख हैं, यानी जो 12 जुलाई है, इस जुलाई को आपके माननीय प्रधानमंत्री का आगमन आपके बिहार हो रहा है। क्योंकि बिहार विधानसभा ने अपने 100 वर्ष यानी शताब्दी क्या कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं। जिसके कह सकते उपलक्ष्य में आपके इस कह सकते जो इसका जो रखे गए हैं प्रोग्राम बिहार में, इसको लेकर आपके कौन, तो माननीय प्रधानमंत्री बिहार आने वाले हैं। चूंकि बिहार विधानसभा के कितने, आप बोलेंगे 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो हमने कहा 22 मार्च 1912 को बिहार क्या हो गया, एक अलग राज्य बन गया। और यहाँ से फिर आप कहते हैं कि आगे चल के इसी बिहार का क्या होता है, फिर अलग अलग राज्यों में विभाजन हो जाता है। यानी इसी बिहार से फिर 2 ऐसे स्टेट क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जिसके बारे में हमने कहा था कि आगे चल के एक समय आता है, जो समय था कब, तो 1936। और वो समय कब था, तो हमने कहा था 1 अप्रैल, कब बोला था, 1 अप्रैल
1936 को एक कह सकते जो राज्य है वो राज्य अलग हो जाता है, यानी ओडिशा। यानी उस समय ये क्या कहलाता था, उस समय ये उड़ीसा था, बट अब इसे क्या बोलते हैं, ओडिशा कहते हैं। यानी उड़ीसा का नाम ओडिशा किस वर्ष से कर दिया गया, अब बोलेंगे वर्ष 2011 से कह सकते हैं कि उड़ीसा का नाम बदल के क्या हो गया, अब बोलेंगे ओडिशा हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 1936 को एक राज्य अलग हुआ बिहार से, जो आप क्या बोलते हैं, उड़ीसा अलग हुआ। और फिर हम कहते हैं कि आगे चल के आगे समय बढ़ा और इस समय आपके देश में 1956 में आप कह सकते क्या चीज़, तो राज्य पुनर्गठन, क्या बोलेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, याद रखिएगा 1956। क्योंकि आपके देश की आज़ादी के बाद उस समय कई ऐसे राज्यों के अलग अलग करने की मांगें उठ रही थी। कई जगहों पे लोग अपने भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे देश में अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है कि जब ये मांगें काफ़ी तेज चल रही थी उस समय भाषा के आधार पे बंटने वाला पहला वो राज्य कौन बना था, आंध्र प्रदेश। यानी तेलुगु भाषा के आधार पे कह सकते पहला वो राज्य बटा था, जिस समय ये पुनर्गठन आयोग बना भी नहीं था। यानी कह सकते उस समय पोट्टी श्री रामुलु जो कह सकते अनशन पे रहते रहते क्या हो गए थे, मर गए थे। किस कारण, अब बोलेंगे तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर, और उनके मर जाने के बाद आप कह सकते हैं कि आपके देश में भाषा के आधार पे गठित होने वाला जो पहला वो स्टेट कौन बना, तो आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश बना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर आप क्या बोलेंगे, भाषा का आधार हो गया, यानी कह सकते लैंग्वेज बेस आपके देश का बनने वाला, यानी सबसे अलग होने वाला पहला वो स्टेट कौन बना, आप बोलेंगे आंध्र प्रदेश बना। लेकिन आपकी सरकार को लगा कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो अंत में क्या हुआ कि सरकार के द्वारा एक कह सकते आयोग बना, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो कह सकते क्या चीज, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, जिसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे, आप बोलेंगे फजल अली थे। कौन थे, फजल अली। बाकी 2 अन्य मेंबर थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। हम क्या बोल रहे हैं, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर, जो उस कह सकते क्या राज्य पुनर्गठन आयोग के कह सकते 2 अन्य मेंबर थे। लेकिन वही पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग, यहां आपको लिख दे रहे हैं, अगर पूछे कि जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग है, यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा और कई बार पूछा गया है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके कह सकते स्थापना कब हुए थे, बोलेंगे 1953 में। और कह सकते इसके अध्यक्ष के बारे में कि इसके अध्यक्ष कौन है, आप बोलेंगे इसके अध्यक्ष थे कौन, आप बोलेंगे फजल अली। क्या बोल रहे हैं, फजल अली। जबकि हमने कहा कि इसके अन्य मेंबर की बात, किसकी बात, अन्य जो सदस्य थे, आप बोलेंगे जिस अन्य सदस्य में कौन थे, तो आप बोलेंगे के.एम. पन्नीकर। क्या बोलेंगे, के.एम. पन्नीकर। और एक क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे हृदयनाथ कुंजरू। क्या बोल रहे हैं, हृदयनाथ कुंजरू, जो कह सकते 2 अन्य मेंबर थे। यानी टोटल राज्य पुनर्गठन आयोग में पूछे कि टोटल मेंबर की संख्या कितनी थी, आप बोलेंगे 3, यानी 3 थी। तो इसी के आधार पे कह सकते उस समय बिहार राज्य के भी कुछ हिस्से आपके राज्यों से क्या हो गए, अलग हो गए। और वो अलग होने में हम क्या बोल रहे हैं कि एक हिस्सा अलग कहाँ से हुआ था, किशनगंज का एक हिस्सा कहाँ चला गया, वेस्ट बंगाल में, और एक हम कह सकते कहाँ पे, झारखंड। यानी उस समय जिस समय की बात कर रहे हैं, यानी हम कब की बात कर रहे हैं, 1956 में। तो 1956 में जो कह सकते कौन सा स्टेट, तो हम बोलेंगे झारखंड। तो झारखंड कहाँ था, उस समय बिहार में ही था, ठीक है। तो हम कह सकते ये पूरा पोर्शन उस समय कहाँ होगा, ये पूरे कह सकते बिहार में ही होगा। तो इधर वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, यानी उस समय झारखंड का वो वाला पोर्शन जो वेस्ट बंगाल के हिस्सों से टच कर रहा था, यानी चास जो कह सकते झारखंड का एक एरिया है, वहां से इधर का जो एरिया था, यानी धनबाद के पास, हम कहाँ बोल रहे हैं, धनबाद के अगर ईस्ट की बात करेंगे तो पुरुलिया वगैरह जो बंगाल में है, उस समय झारखंड यानी बिहार के हिस्सों में था पुरुलिया। लेकिन आज वो पुरुलिया कहाँ है, आप बोलेंगे वो कहाँ है, आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल में है। तो 2 ऐसे पार्ट, एक किशनगंज का हिस्सा जो उस समय कहाँ चला गया पुनर्गठन के समय, जिसको बोलते हैं क्या, स्टेट रीस्ट्रक्चर कह सकते एक्ट। तो हमने बोला कि इस समय आप कह सकते क्या है कि यहाँ पे जो आप रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है, इसके तहत 1956 में किशनगंज के जो बहुत सारे एरिया है वो कहाँ चले गए, वेस्ट बंगाल में। और एक इस समय जो झारखंड उस समय
समय बिहार में ही था। तो झारखंड के धनबाद वाले एरिया के पास जो पूर्वी एरिया में थे, जो ईस्ट के तरफ थे, वो भी कहाँ चले गए? आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल में। यानी हम पुरुलिया की बात करते हैं, पुरुलिया आज किधर है? आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल में है। तो उस समय पुरुलिया उस समय झारखंड यानी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इस कह सकते रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टेट का जो हुआ था, इसके तहत ये हिस्सा कहाँ चले गए? आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल में चले गए। ठीक है, तो हमने कहा कि पहला तो बिहार उड़ीसा अलग हुआ, फिर हमने कहा राज्य पुनर्गठन एक्ट के तहत जो कह सकते बिहार का किशनगंज और उस समय धनबाद का हिस्सा जो कह सकते जो पूर्वी हिस्सा था वो कहाँ चला गया? आप बोलेंगे वेस्ट बंगाल के हिस्सों में चला गया। अब समय आगे बढ़ा और आप कहते हैं फिर कब जाके, तो आप बोलते 15 नवंबर कौन से वर्ष? 2000 को एक राज्य और अलग हुआ, जिस राज्य का नाम क्या है? आप बोलेंगे जिस राज्य का नाम है झारखंड। यानी उस समय झारखंड आपके बिहार के कितने परसेंट हिस्से को लेकर अलग हो गया था? आप बोलेंगे 46% हिस्से को लेकर झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया था। और आप ये कह सकते हैं कि यही कह सकते बिहार का सबसे अंतिम क्या होगा? आप बोलेंगे सबसे अंतिम विभाजन अगर वर्ष की बात करते हैं तो सबसे अंतिम बार विभाजन बिहार का कब हुआ? आप बोलेंगे 15 नवंबर 2000 को हुआ। यानी जब क्या हुआ? आप बोलेंगे झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये चीज़ आप समझ ही गए हैं। बाकी हमने कहा था ये बिहार, जिस बिहार के बारे में हमने कहा था कि ये बिहार मुख्यतः बिहार बना कैसे, तो हमने कहा यहाँ बहुत सारे बौद्धिस्ट कह सकते जगह थे, बौद्ध अनुयायी थे और ऐसे कई सारे बौद्ध जो यहाँ पे आते थे, यहाँ पे आश्रय पाते थे। यानी उनके यहाँ पे आने और रहने के जो जगह थे उसे क्या कहा जाता था? उसे विहार कहते थे। उसी विहार से क्या हुआ? हमारे राज्य का नाम क्या पड़ा? हमने कहा बिहार पड़ा। और हम कहते हैं कि जो बिहार जो ये बना, ये बिहार को बनने में या कह सकते उस समय बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? सच्चिदानंद सिन्हा की। क्या बोल रहे हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको बिहार का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार को बनाने में उस समय उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो हमने नाम क्या कहा? हमने नाम कहा है क्या? हमने कहा सच्चिदानंद सिन्हा। इस नाम को आप याद रखिएगा। नाम क्या है? सच्चिदानंद। क्या बोल रहे हैं? सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस समय बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो नाम है सच्चिदानंद सिन्हा, इसको इनको आप याद रखिएगा। तो ये नाम है जो कह सकते हैं उस समय बिहार के निर्माता के रूप में क्या होते हैं? ये जाने जाते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते हैं आप आधुनिक जो बिहार है उसके श्री कृष्ण सिंह हैं, जो आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। बट उनके पहले की बात करेंगे जिनमें किनका नाम आता है? सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है। फिलहाल इसका जगह यहाँ भर चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। चलिए अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे? भौगोलिक रूपरेखा यानी ज्योग्राफिकल प्रोफाइल के बारे में। हम बिहार का हम क्या देखेंगे? यहाँ से भौतिक स्वरूप के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो भौतिक स्वरूप कहने का मतलब है कि हमें यह देखना है कि हमारा बिहार कहाँ पे है, यानी हमारे देश में यह किस जगह पे है, और दूसरा कि यह किस ऐसे अक्षांश पे है, कौन से देशांतर पर है। सबसे पहले हमें यह देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट बिहार के स्थिति के बारे में हम जानते हैं। स्थिति कहाँ पे है? तो हमारे देश में इसकी स्थिति क्या है? आप बोलेंगे इसका स्थिति है, आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, यानी हमारे देश के टोटल जो मैप है उस मैप में भारत किस तरफ है? आप बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। और दूसरा आप कह सकते हैं कहाँ पे? तो आप कह सकते हैं मध्य गंगा का जो कौन सा एरिया है, जो कह सकते बेसिन एरिया है। तो ये भारत की क्या हो गई? स्थिति हो गई, जो कह सकते एक। नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 में हम ये कहते हैं कि भारत का अब भौतिक जो कह सकते फिजिकल हम जानना चाहते हैं। फिजिकल में कहने का मतलब है एक कौन सा पॉइंट? तो आप बोलेंगे अक्षांश के रूप में। किस रूप में? अक्षांश। अक्षांश कहने का मतलब क्या है? लैटिट्यूड। और नंबर 2 की बात करेंगे जो हम क्या बोलेंगे? देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर ये हो गया अक्षांश। हमें यह देखना है कि इस दो कह सकते चीज़ों के अकॉर्डिंग बिहार कहाँ कहाँ पे है। तो हम कहते हैं कि जैसे हम लोग क्या पढ़ते थे पहले इंडिया के बारे में, तो इंडिया के बारे में क्या पढ़ते थे कि इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ शुरू होता है? तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से? नॉर्थ से। और वो कहाँ जाता है? तो हम बोलते थे 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ? आप बोलेंगे नॉर्थ। फिर हम कहते थे कि बिहार का देशांतर ये कहाँ है? तो हम कहते थे कितना? तो यहाँ कहते थे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? ईस्ट तक। तो ये पूरे दुनिया के ग्लोब पे
कि जब बात करेंगे तो आपका जो इंडिया है वो पूरा पूरा किस तरफ है, आप बोलेंगे वो किस कह सकते हैं देशांतर में है, क्योंकि जो आपका ये लॉन्गिट्यूड जो लाइन है इस ये पूरा कौन सा एरिया है, आप बोलेंगे देशांतर वाला क्षेत्र है। तो इंडिया पूरा पूरा इस लाइन की, यानी इस लाइन जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, इसके इधर पूरा क्या है, ईस्ट है, इसके इधर पूरा क्या है, वेस्ट है। तो इंडिया का दोनों पोर्शन जो कहाँ है, ईस्ट में है। ठीक वैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि दोनों पोर्शन कहाँ पे, ईस्ट में है। और इस इंडिया में कह सकते बिहार है ना, तो इस इंडिया के अंदर बिहार है। तो इंडिया का भी ये बिहार का भी दोनों पोर्शन कहाँ होगा, इधर ईस्ट में ही होगा, ये कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। चलिए तो हम लोग अब बिहार का देखते हैं, चूंकि अभी बिहार का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, ये वाले एरिया से, जो वो गया का सबसे निचला पॉइंट है। और ये कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये आपका है कौन सा, पश्चिमी चंपारण। क्योंकि हमने आपको कल बता दिया था कि जो बिहार है उस बिहार के सबसे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हमने कहा था गया। और बिहार के सबसे नॉर्थ में अवस्थित डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो हमने आपको कल ही बता दिया था, क्या चीज़, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं किस रूप में, तो अक्षांश के रूप में। अक्षांश कहने का मतलब है कि ऐसे वाले में, ठीक है। तो ऐसे वाले में बिहार जो है, जहां बिहार से लाइन गुजर रही है, ये लाइन यहां से कितना है, तो आप ये कह सकते हैं ये स्टार्ट होता है 24 डिग्री, फिर क्या बोलेंगे 20 मिनट, और कह सकते 24 डिग्री और कितना, आप बोलेंगे 20 मिनट और कितना सेकंड, तो आप बोलेंगे 10 सेकंड, जो कह सकते क्या है, नॉर्थ, यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, जो हमने क्या कहा 24 डिग्री, फिर हमने क्या बोला 20 मिनट और फिर कितना 10 सेकंड, जो नॉर्थ है। और यहाँ से चलते हुए यहाँ तक की बात करेंगे तो ये आपका आ जाता है कितना, 27 कह सकते कितना डिग्री, फिर कितना 31 क्या कह सकते हैं मिनट, और कितना 15 सेकंड क्या बोलेंगे नॉर्थ। तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, यहाँ से लेके कहाँ तक, तो आप बोलेंगे 27 डिग्री, फिर कितना आप बोलेंगे 31 क्या है मिनट, और कितना सेकंड 15 सेकंड, ये कह सकते नॉर्थ। यानी यहाँ से यहाँ तक कह सकते क्या है, ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, जो कह सकते भौतिक स्वरूप की बात। अब हम कहाँ पे चलेंगे, देशांतर में चलेंगे। ठीक है, तो देशांतर कहने का मतलब हमने आपको बता दिया था कि जो बिहार है, इस बिहार के सबसे वेस्ट में अवस्थित डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, तो हमने कहा था कैमूर। इधर की जब बात करेंगे तो, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और अगर बात करते कि बिहार के सबसे ईस्ट में कौन है, तो हमने कहा था किशनगंज, जो कह सकते वेस्ट बंगाल की तरफ है। तो ये वाला पोर्शन जो कह सकते बिहार के सबसे कहाँ है, आप बोलेंगे पूरब में है। तो जो ये शुरू होता है ना, इसको आप कितना बोलेंगे, ये वाले पोर्शन जिसको आप कह सकते हैं कितना 83 कह सकते डिग्री, कितना बोलेंगे 83 डिग्री, और कितना, तो आप बोलेंगे 19 क्या बोलेंगे मिनट, और कितना सेकंड, तो आप बोलेंगे 50 सेकंड, जो है ईस्ट में। क्योंकि हमने कहा था कि बिहार देशांतर के रूप में दोनों किधर है, ईस्ट कह सकते लॉन्गिट्यूड एरियाज में है, यानी पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, चूंकि ये इंडिया के अंदर में मान सकते हैं, हमने क्या माना, बिहार है। इंडिया का जब ये दोनों पोर्शन ईस्ट में है तो बिहार का ईस्ट में ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 83 डिग्री, फिर हम 19 कह सकते मिनट, और कितना 50 सेकंड ईस्ट देशांतर में बिहार शुरू होता है। और यहाँ से होते होते कहाँ, तो आप बोलेंगे 88 डिग्री, फिर कितना बोलेंगे 17 मिनट, और कितना बोलेंगे 40 कह सकते सेकंड ईस्ट, जो कह सकते बिहार फैला हुआ है किस रूप में, देशांतर के रूप में। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप बोलेंगे 83 डिग्री 19 मिनट, फिर कितना आप बोलेंगे 50 सेकंड, जो कह सकते ईस्ट से शुरू होकर कहाँ तक, तो आप बोलेंगे 88 यानी 88 डिग्री, फिर हमने कहा कितना 17 मिनट, और कितना, तो हमने कहा 40 सेकंड कहाँ ईस्ट, यानी इसके बीच में कह सकते क्या है, आपका बिहार अवस्थित है, जो बिहार का भौतिक स्वरूप है, जिसमें आप कहते हैं कि इंडिया उत्तर से बिहार उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर पूछे कि बिहार की लंबाई कितनी है, आप कितना बोलेंगे 345 किलोमीटर बिहार की लंबाई है। और यही पूछता है कि इंडिया पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम कितना लंबा है, तब बोलते 483 किलोमीटर क्या है, लंबा है। यानी ये रहा बिहार का लंबाई और चौड़ाई। इसी आधार पे हम क्या बोलते हैं, इसी आधार पे ये कहते हैं कि जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 94,163 किलोमीटर क्या है, स्क्वायर है। कितना है
94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। और आप कहते हैं कि यह जो आपका बिहार का एरिया है ये पूरे देश के एरिया का कितना परसेंट है, तो 2.86% है। कितना है? 2.86%, जो कह सकते हैं पूरे इंडिया के एरिया कितना परसेंट है, आप बोलेंगे 2.86। जबकि आप कहते हैं कि जो हमारा भारत है उस भारत का एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। जबकि हमने यहाँ कहा बिहार के बारे में, तो जो बिहार है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.86% है। तो हमने यह भी पढ़ लिया। बाकी हमने आपको ये बता दिया था इसके भौतिक स्वरूप के बारे में कि जो बिहार है, इस बिहार के कह सकते उत्तर में क्या है, नेपाल है। बिहार के दक्षिण में क्या है, हमने कहा था झारखंड है। और इस बिहार के कह सकते पूरब में क्या है, हमने कहा था, सॉरी पश्चिम में क्या है, हमने कहा था यूपी है। और इसी बिहार के कह सकते किधर, ईस्ट यानी पूरब में क्या है, तो वेस्ट बंगाल है। हमने आपको कल यह भी बताया था। बाकी हमने यह भी बताया था कि जो आपका बिहार का कौन कौन सा जिला है जो किस राज्य को टच करता है, या किस कह सकते किस कौन कौन सा ऐसा जिला है जो कौन से देश को टच करता है। देश में एक ही नेपाल है। तो हमने कहा था कि जो नेपाल है उस नेपाल से बिहार के कितने 7 डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, टच करते हैं। उस 7 में हमने कहा था पहला कौन, पश्चिमी चंपारण। दूसरा हमने क्या कहा था, पूर्वी चंपारण। फिर हमने क्या कहा था, सीतामढ़ी। फिर हमने क्या कहा था, मधुबनी। फिर हमने क्या कहा था, आप बोलेंगे सुपौल। फिर हमने क्या बोला था, अररिया। फिर हमने क्या बोला था, किशनगंज। यानी ये आप जोड़ेंगे तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, नंबर 7। यानी नेपाल से बिहार के 7 जिले क्या हो जाते हैं, टच हो जाते हैं। फिर हमने कहा था झारखंड के बारे में कि जो झारखंड है ये झारखंड से बिहार के कितने 8 डिस्ट्रिक्ट क्या करते हैं, टच करते हैं। जिसमें हमने स्टार्ट किया था पूरब की तरफ से, जो कौन था, कटिहार था। फिर हमने क्या बोला था, भागलपुर। फिर हमने क्या बोला था, बांका। फिर हमने क्या बोला, जमुई। फिर हमने क्या बोला, नवादा। फिर क्या बोले थे, आप बोलेंगे गया। फिर हमने क्या बोला था, तो हमने कहा था आपका औरंगाबाद। फिर हमने बोला था क्या, आप बोलेंगे रोहतास। यानी ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट जो कह सकते हैं झारखंड से लगते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1, ये है नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये 7, सॉरी आपका कहीं छूटा, एक कह सकते कहाँ, ये 1, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक स्टेट कहीं छूट रहा है हमको लग रहा है, ये आपका पूर्णिया। ये भी आपका झारखंड से लग जाता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, नहीं झारखंड पूर्णिया नहीं लगेगा। ठीक है, ये कहीं छूटा है स्टेट, देख लीजिए कटिहार। चलिए, तो हाँ यहाँ पे क्या है ना कि ये आपका अगर पूछे झारखंड से कितने जिले टच करते हैं, आप बोलेंगे 8, जिसमें हम लोग को पहले बताया था नंबर 1 कटिहार है, नंबर 2 भागलपुर है, नंबर 3 बांका है, नंबर 4 जमुई है, नंबर 5 नवादा है, नंबर 6 गया है, नंबर 7 औरंगाबाद, नंबर 8 रोहतास। कभी कभी आपके कन्फ्यूजन के लिए कैमूर देता है ऑप्शन में, लेकिन कैमूर नहीं है, क्योंकि कैमूर यहाँ से आपका कैमूर स्टार्ट होता है। चूंकि यहाँ से नीचे वाला पोर्शन क्या है, आप बोलेंगे रोहतास है, तो रोहतास ही होगा, कैमूर आपका नहीं होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से कह सकते हैं झारखंड से टच करने वाले बिहार के जिले की संख्या कितनी हो गई, आप बोलेंगे 8। तो नेपाल से हो गया 7 और झारखंड से हो गया 8। वेस्ट बंगाल ये आसान है, आप कह सकते किशनगंज जो नंबर 1 है, आप बोलेंगे पूर्णिया जो नंबर 2 है, और नंबर 3 की बात करेंगे वो कौन है, आप बोलेंगे कटिहार है। यानी वेस्ट बंगाल से कह सकते बिहार के कितने जिले लगते हैं, आप बोलेंगे 3। और हमने इधर बताया था कि इधर से कहाँ, यूपी से, तो नंबर 1 चंपारण था, पश्चिमी चंपारण, नंबर 2 गोपालगंज, नंबर 3 सिवान, नंबर 4 सारण, फिर नंबर 5 भोजपुर, और फिर नंबर 7 हमने कहा था क्या, आप बोलेंगे नंबर 6 कह सकते क्या है, बक्सर, और नंबर 7 क्या है, कैमूर। और ये थोड़ा सा पोर्शन जो यहाँ आपको दिख रहा है ब्लू वाला, ये टच कर जाता है यूपी में, तो नंबर 8 क्या हो जाएगा, रोहतास। ठीक है, तो आप बोलेंगे यूपी से भी टच करने वाले ऐसे जिलों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे 8 है। और याद रखेंगे कि जो रोहतास है वो यूपी को भी टच करता है, और कह सकते किसको, झारखंड को भी टच करता है। ये अभी कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ से पूछता है, तो रोहतास कह सकते यूपी प्लस आप बोलेंगे झारखंड। वही बात करेगा किसका, पश्चिमी चंपारण का, तो आप यहाँ भी कह सकते कि पश्चिमी जो चंपारण है ये यूपी को भी टच करता है, और किसके बॉर्डर को टच करता है, आप बोलेंगे नेपाल के बॉर्डर को। फिर हम यहां बात करते हैं किशनगंज का। ठीक है, तो किशनगंज कहां हो गया, अब बोले किशनगंज जो आपका नेपाल बॉर्डर, और कौन सा बॉर्डर, आप बोलेंगे कि वो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर को टच करता है। और फिर यहां बात किसकी करें, कटिहार का, तो कटिहार झारखंड को भी टच कर रहा है, और वेस्ट बंगाल के हिस्से को भी टच
कर रहा है। तो ये आपका कह सकते हैं भारत का क्या हो गया, भौगोलिक स्वरूप। और आप ये कह सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछे कि हमारे देश में किसका स्थान, आप बोलेंगे बिहार। जो बिहार कौन से स्थान पे है, आप बोलेंगे बिहार 12वां स्थान पे है, जबकि देश के पूरे क्षेत्रफल में कितना परसेंट है, 2.86 है। और एरिया कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। और आप दूसरा यह भी कह सकता है कि क्षेत्रफल के अनुसार आपके बिहार का अगर पूछे कि सबसे बड़ा कह सकते जिला कौन है, तब आप क्या बोलेंगे, पश्चिमी चंपारण जो कह सकते क्या है, आप बोलेंगे जो जिला है ये पश्चिमी चंपारण आपके देश का क्या है, सबसे बड़ा जिला है। लेकिन वही पूछे कि छोटा में सबसे छोटा जिला कौन है, आप बोलेंगे सबसे छोटा जिला में कह सकते कौन है, आप बोलेंगे शिवहर जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इसको आप याद रख लेंगे। तो सबसे छोटा हो गया शिवहर, सबसे बड़ा हो गया पश्चिमी चंपारण। और दूसरा कह सकते हैं कि बिहार का बनने वाला सबसे नया जिला कौन है, यानी 38वां जिला। तो आप बोलेंगे 38वां जिला जिसका नाम क्या है, आप बोलेंगे अरवल, जो कह सकते बिहार का सबसे नया यानी ये 38वां जिला है। और आप कहते हैं कि अरवल जो अलग हुआ है वो किससे अलग हुआ है, आप बोलेंगे जहानाबाद से अलग हुआ है। तो जहानाबाद से अलग होकर क्या बना है, अरवल। और ये कौन से वर्ष में अलग हुआ है, आप बोलेंगे 2001 में जहानाबाद के हिस्सों से कौन अलग हुआ, अरवल, जो बिहार का क्या है सबसे 38वां नया बना हुआ क्या है, आप बोलेंगे जिला है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। चलिए हम लोग अब जनसंख्या पे बात करते हैं बिहार का, ठीक है। तो बिहार में सबसे पहले हम आते हैं जनसंख्या पे। जिस जनसंख्या में कहते हैं कि जनसंख्या में हमारा पूरे भारत में स्थान कौन सा है, आप बोलेंगे तीसरा, यानी भारत का तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट का है, आप बोलेंगे बिहार का है। और आप कह सकते हैं दूसरा पॉइंट ये कि आपके 2001 से लेके 2011 जो कह सकते डिकेट जो कह सकते हैं आपके जो वृद्धि हैं, जो आपके दशकीय वृद्धि हैं, इस वृद्धि में सबसे ज़्यादा अगर बोले कि सबसे ज़्यादा पिछले जनगणना 11 से पीछे यानी 1 से लेके 11 तक यानी 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुआ है, उसका नाम कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आप बोलेंगे मधेपुरा। और बोलेगा सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सबसे कम आपका कौन है, आप बोलेंगे गोपालगंज। क्या बोलेंगे, गोपालगंज, जहाँ पे पिछले 10 साल में, क्योंकि लास्ट जनगणना कब हुआ, 2011 में सेंसस हुआ था, तो ये 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने किया, आप बोलेंगे मधेपुरा। और पूछेगा सबसे कम कहाँ रहा, आप बोलेंगे गोपालगंज का। और वही पूछे कि बिहार का दशकीय वृद्धि कितना रहा था, आप बोलेंगे 24 दशमलव कितना, आप बोलेंगे लगभग ये कह सकते 5% तक ये रहा था, जो किसका, आप बोलेंगे बिहार का। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं क्या कि अगर पूछे कि किस चीज़ में जो आपका सेक्स रेशियो है, यानी जो कह सकते हैं लिंगानुपात, क्या बोलेंगे, लिंगानुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियो की बात करेंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था, 918 बाई कह सकते 1000, यानी पर कह सकते क्या, तो आप बोलेंगे 1000 मेल पे 918 क्या है, आप बोलेंगे फीमेल ये है। लेकिन प्रेजेंट हम देखते हैं कि बिहार में लगभग 290 लड़कियों कह सकते 1000 लड़के पे 290 कह सकते लड़कियां, जो अच्छा खासा बढ़ा है। चूंकि हम 11 के जनगणना के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे 918 बाई कितना 1000, ऐसे बिहार का प्रेजेंट में कितना दिखाया जा रहा है, आप बोलेंगे 290 जो कह सकते फीमेल हो चुका है, पर कितना पे 1000 कह सकते क्या चीज़ पे, आप बोलेंगे मेल पे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ से पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि ये 11 का सेंसस है 2011 का, तो 918 बाई 1000 यानी 918 क्या है फीमेल है, 1000 क्या है, आप बोलेंगे मेल है, ये लिंगानुपात है। अब बोलेगा कि आपके बिहार में सबसे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस कह सकते डिस्ट्रिक्ट का है, आप बोलेंगे गोपालगंज का है, यानी वहाँ लड़कों पे लड़कियों की संख्या क्या है, आप बोलेंगे ज़्यादा है। वो कौन सा कह सकते डिस्ट्रिक्ट है, आप बोलेंगे गोपालगंज है। लेकिन वही पूछे कि लिंगानुपात में सबसे कम यानी वहाँ पे लड़कों के अकॉर्डिंग लड़कियां क्या है, उनका रेशियो बहुत ही कम है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है मुंगेर, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम लिंगानुपात, तो ज़्यादा पूछेगा तो क्या कहना है गोपालगंज, वही पूछे सबसे कम लिंगानुपात किसका है, आप बोलेंगे मुंगेर का है। और आप ये कहेंगे लिंगानुपात का रेशियो क्या है 11 के जनगणना के अकॉर्डिंग, आप बोलेंगे 918 लड़कियां और 1000 क्या है, आप बोलेंगे लड़के, यानी ये आपका रेशियो रहा लिंगानुपात का। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं
चलते ये हैं कि आपसे पूछेगा कि बिहार में घनत्व यानी डेंसिटी की बात करेंगे तो पूरे भारत में आप कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो किस स्टेट का है, आप बोलेंगे बिहार का है। यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला स्टेट कौन है, आप बोलेंगे बिहार है। तो यहाँ पे कह सकते घनत्व में सबसे पहला कह सकते स्थान किसका है, आप बोलेंगे बिहार का है। किसका है, बिहार का है। तो पूरे इंडिया में बिहार घनत्व में क्या है, आप बोलेंगे कि पूरे इंडिया में घनत्व में बिहार टॉप पे है। और वही कहते हैं कि आपके बिहार में पूछे कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो कह सकते घनत्व जो किस डिस्ट्रिक्ट का है, आप बोलेंगे सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो किसका है, आप बोलेंगे शिवहर का है। जब से अगर पूछे सबसे कम यानी जहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी एरिया के अकॉर्डिंग लोग वहाँ पे कम है, तो सबसे कम अगर पूछे तो आप क्या बोलेंगे, कैमूर। जहाँ का कह सकते क्या है, आप बोलेंगे कि वहाँ का डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये आपका रहा डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, जनसंख्या यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। क्या बोलेंगे, जनसंख्या के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ आपसे पूछेगा कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी बोलेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ये आप भी समझ सकते हैं किसका है, आप बोलेंगे पटना का है। यानी सबसे ज़्यादा आबादी किस डिस्ट्रिक्ट का है, आप बोलेंगे पटना का है। जबकि आपसे पूछेगा कि बिहार का सबसे कम आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आप बोलेंगे शेखपुरा है। क्या बोलेंगे, शेखपुरा। जहाँ की आबादी क्या है, बिहार में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा किसका है, आप बोलेंगे पटना का है। वही पूछेगा डेंसिटी में पूरे इंडिया में सबसे टॉप पे कौन है, आप बोलेंगे बिहार है। और बिहार में सबसे टॉप पे डेंसिटी में कौन है, आप बोलेंगे कौन है, शिवहर है। कौन है, आप बोलेंगे शिवहर है। और बाकी आपके देश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कह सकते, सॉरी आपके स्टेट में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, गोपालगंज का है। वहीं सबसे कम किसका है, आप बोलेंगे मुंगेर का है। तो हम लोग यहाँ तक चले हैं। अब इसके आगे फिर चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़ में, जनसंख्या की जैसे बात करेंगे साक्षरता लिटरेसी, ठीक है। साक्षरता लिटरेसी की जैसे बात करेंगे तो आपके साक्षरता की जैसे बात करेंगे तो बिहार का साक्षरता दर लगभग कह सकते कितना है, 61.8% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और दूसरा कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का सबसे कम साक्षर कह सकते, सबसे कम साक्षर कह सकते आपका स्टेट कौन है, आप बोलेंगे पूरे इंडिया में यानी भारत का सबसे कम साक्षर जो आपका राज्य है, सबसे कम साक्षर अगर पूछे राज्य वो भी कौन है, आप बोलेंगे आपका बिहार ही है। कौन है, बिहार है। जो सबसे निचले पायदान पे है यानी वो 36 रैंक पे है आपका बिहार। और बिहार का टोटल साक्षरता एवरेज कितना आप बोलेंगे, 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। अब कहते हैं कि इसमें अगर पूछे कि इसमें जो आपके मेल हैं यानी पुरुष का साक्षरता दर कितना है, आप बोलेंगे 71.2% कह सकते क्या है, आप बोलेंगे जो मेल है यानी पुरुष साक्षरता दर कितना है, आप बोलेंगे 71.2% है। लेकिन वही पूछे कि जो आपके फीमेल यानी महिला का साक्षरता दर कितना है, आप बोलेंगे 51.5% कह सकते क्या है, आप बोलेंगे महिला साक्षरता दर है। इसको आप अच्छे से याद रख लेंगे। तो 61.8% पूरे बिहार का साक्षरता दर है। जबकि इसमें अगर पूछे कि मेल कितना परसेंट है तो 71.2% है, जबकि फीमेल कितना है, आप बोलेंगे 51.5% है। अब यहीं से आपसे पूछ सकता है कि आपके देश में सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि साक्षरता में पूछे बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है, आप बोलेंगे रोहतास का है। किसका है, रोहतास का है। और वही पूछे कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किसका है तो आप बोलेंगे पूर्णिया का है। यानी आपके बिहार में सबसे कम साक्षर जिला कौन है, पूर्णिया है। वहीं सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है, आप बोलेंगे रोहतास है। इसको भी आप याद रख लेंगे। और यहीं से कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस जिले में महिला साक्षरता कम है और किस जिले में पुरुष साक्षरता, तो आपसे ये कह सकता है कि जो आपका रोहतास है ये रोहतास मेल एंड फीमेल कह सकते, मेल और
फीमेल दोनों में अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता किस डिस्ट्रिक्ट का है, आप बोलेंगे रोहतास का है। ठीक है, याद रखिएगा कि पूछेगा कि बिहार में सर्वाधिक मेल और सर्वाधिक फीमेल साक्षरता दर किस जिले का है, रोहतास का है। और पूरे बिहार का भी ओवरऑल सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसका है, तब भी हमें क्या कहना है कि बिहार का ही है। और पूछे कि सबसे कम साक्षरता में, तो सबसे कम साक्षरता में पूछे मेल यानी पुरुष, क्या बोलेंगे, जो पुरुष साक्षरता दर है ये सबसे कम किसका है, तो आप बोलेंगे पूर्णिया का है। जबकि पूछे कि साक्षरता दर किसमें, फीमेल में, पूछे कि सबसे कम किसका है, आप क्या बोलेंगे, सहरसा का है। किसका है, सहरसा का। और ओवरऑल सबसे कम साक्षर जिला कौन है, तो पूर्णिया है। और उसी कम साक्षर में अगर मेल फीमेल पूछेगा तो सबसे कम पूछे कि पुरुष साक्षरता दर कहाँ का है, पूर्णिया का है। जबकि फीमेल में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है, आप बोलेंगे कहाँ है, आप बोलेंगे सहरसा का है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब आपसे पूछेगा कि आपके बिहार में अगर पूछे कि एससी यानी शेड्यूल कास्ट, क्या पूछेगा, शेड्यूल कास्ट। अगर पूछे कि शेड्यूल कास्ट का सबसे ज़्यादा आबादी यानी सबसे ज़्यादा आबादी पूछे कि अनुसूचित जाति का जो कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे ये कहाँ पे है, गया में है। लेकिन वहीं पूछे कि शेड्यूल कास्ट का सबसे कम आबादी कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि ये किस जिले में है, तो आप बोलेंगे किशनगंज में है। कहाँ है, आप बोलेंगे किशनगंज में है। और वही पूछे कि एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स, जिसको आप बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, क्योंकि आपके संविधान में आदिवासियों के लिए क्या वर्ड प्रयोग हुआ है, आप बोलेंगे जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब पूछता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की संख्या कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे ज़्यादा में ये संख्या कहाँ पे है, आप बोलेंगे पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है, पश्चिमी चंपारण में है। जबकि पूछे शेड्यूल ट्राइब्स का सबसे कम संख्या कहाँ पे है, आप बोलेंगे वो जगह का नाम है कहाँ, आप बोलेंगे शिवहर। जो शिवहर आपके बिहार का सबसे छोटा क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। तो ये रहा आपके बिहार का सबसे कम एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या वाला, और ये सबसे ज़्यादा संख्या वाला कौन, आप बोलेंगे पश्चिमी चंपारण। ठीक है, तो आज वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, इतना फिलहाल आप देखेंगे। इसके बाद हम फिर पार्ट 3 वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसको आप ज़रूर कह सकते कमेंट कर बताएंगे, क्योंकि हमें आपके कमेंट का और फीडबैक का पूरा इंतजार रहता है। और जितना हो सके अपने दोस्तों को बताएं, और प्लीज़ कह सकते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आप इसमें कंजूसी बरत रहे हैं, आप थोड़ा बेईमानी कर रहे हैं। तो आप पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा शेयर भी करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो हम आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर हम बहुत जल्दी पार्ट 3 वीडियो लेके आएंगे। चलिए, तो फिर जय हिंद, जय भारत।